नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपको याद होगा कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पास बहुत सारी याचिकाएं आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो चुनावी बॉन्ड का मसला है उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, एक एसआईटी मॉनिटर्ड प्रोब होना चाहिए, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि चुनावी बॉन्ड्स में किस तरीके से क्विड प्रो को हुआ, कैसे जो शेल कंपनीज थी और जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी उन्होंने कैसे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया था। इस चीज को लेकर इंक्वायरी की बात कही थी और उस इंक्वायरी को डिसमिस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह कहा था, और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की कोर्ट ने यह कहा था कि SIT probe, we cannot order a roving inquiry into the purchase of electoral bonds or the assumption of a quid pro quo। हम assume करके inquiry order नहीं कर सकते कि ये quid pro quo का मामला है। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि the courts have entertained this petition as there was an aspect of judicial review। उन्होंने कहा कि हम courts ने इन petitions को इसीलिए entertain किया क्योंकि एक judicial review का aspect था। और साथ में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, बट द केसेस इन्वॉल्विंग क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग शुड नॉट बी अंडर आर्टिकल 32 when there are remedies under the available law। अब आर्टिकल 32 क्या होता है? आर्टिकल 32 एम्पावर करता है किसी भी नागरिक को कि अगर आपको चाहिए कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको एनफोर्स किया जाए, उसको लागू किया जाए, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत आपको यह अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे और इसके लिए बहुत सारे अलग अलग लॉज में प्रावधान बने हुए हैं और उन्होंने कहा कि हम इसमें नहीं करेंगे इंक्वायरी। और उसमें जो पिटिशंस थे उसमें यह भी कहा गया था कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी इस मामले की छानबीन होनी चाहिए क्योंकि टैक्स असेसमेंट का भी इसमें मामला है। तो इस चीज को मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आपको याद होगा कॉमन कॉज, CPIL, सेंटर फॉर जो CPIL और कॉमन कॉज जैसी जो संस्थाएं थी, तो उस पूरे मामले को इंक्वायरी की बात चुनावी बॉन्ड्स पर मना कर दी गई थी। और मना होने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो अब इसको देखें और उन पर यह बात डाल दी गई थी। तो उसके बाद सवाल क्या खड़े होने लगे थे कि पता नहीं चुनावी बॉन्ड्स में खुद ही जब CBI, ED ये लोग सब मिले हुए हैं तो कौन इसकी इंक्वायरी करेगा। लेकिन क्या हुआ, आज जो स्पेशल कोर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है बैंगलोर का, उनके पास एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी और आदर्श अय्यर नाम के व्यक्ति ने, और वो जन अधिकार संघर्ष कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने अप्रैल में 2024 में कंप्लेंट लिखवाई गई थी कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। और उस कंप्लेंट पर जो स्पेशल कोर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसने FIR दर्ज कराने के लिए कहा है। किसके खिलाफ? निर्मला सीतारमण के खिलाफ, यानी कि देश की जो वित्त मंत्री है। उसके अलावा उस कंप्लेंट में JP नड्डा का नाम है। कर्नाटक के जो दो लीडर्स हैं, नलिन कतील और BY विजेंद्र, जो कि BS येदियुरप्पा के बेटे हैं, तो उनके नाम इसमें शामिल हैं। और उसमें बिल्कुल साफ साफ ये कहा गया है कि इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो। अब अगर आप इस कंप्लेंट को देखें, ये जो कंप्लेंट है मैं आपको दिखाना चाहती हूं, आपकी स्क्रीन पर है। आप इस कंप्लेंट को अगर देखेंगे तो उस कंप्लेंट में इसका नंबर दिया हुआ है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक ये कंप्लेंट है। और बेंगलुरु सिटी में जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत है वहां पर ये कंप्लेंट दर्ज की गई है। कंप्लेंट, इसका CNR नंबर है KAB C030195802024। ये आप देख सकते हैं। केस नंबर है PCR, यानी कि ये निजी कंप्लेंट थी जिसका नंबर है 000488802024, यानी कि 2024 में ये नंबर है। और इन द कोर्ट ऑफ एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यानी कि जो ACMM की अदालत है उसमें ये 42वां जो ACMM की अदालत थी उसने ये आदेश दिया है कि वित्त मंत्री से निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अब ये जो FIR दर्ज की गई है इसमें इस कंप्लेंट में और भी बहुत सारी बातें हैं। अब इसके डिटेल्स मैं आपको थोड़े से बताती हूं कि क्या है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये एक बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत खड़ा करेगा एक ऐसे समय में जब चुनाव से पर है। इस समय चुनावी
चुनाव के बीच में है, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव है और महाराष्ट्र में और झारखंड में नवंबर में चुनाव घोषित होना है। तो ये जो स्पेशल कोर्ट थी बैंगलोर की, इसने अब आदेश दिया है वहां की लोकल पुलिस को, जो तिलक नगर पुलिस थाना है वहां की पुलिस को, उन्होंने कहा है कि आप यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जो कि राज्यसभा की सांसद है कर्नाटका से, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए। और उस एफआईआर में यह लिखा गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जबरन पैसे की उगाही की है, क्योंकि ये एक एक्सटॉर्शन था। एक्सटॉर्शन यानी कि जबरन पैसे की उगाही की जा रही थी, यानी कि उन पर दबाव डालकर, उन पर प्रेशर डालकर और पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग ले रही थी। तो ये एक क्विड प्रो का मामला था। अब जो कंप्लेनेंट है आदर्श अय्यर, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जन अधिकार संघर्ष संगठन यानी कि जेएसएस ने सीधा सीधा आरोप निर्मला सीतारमण के लिए लगाया है कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो इस तरीके का एक्सटॉर्शन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम के जरिए कर रहा था। अब ये जो स्पेशल कोर्ट फॉर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन्होंने उस पूरे केस को रिव्यू किया और फिर तिलक नगर पुलिस स्टेशन को बोला है कि आप इसमें एफआईआर दर्ज करें। एफआईआर दर्ज करने का मतलब यह है कि अब कोई ना कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू होगी और उसको चैलेंज तो करेंगी। ऐसा तो है नहीं कि वित्त मंत्री को यहाँ एफआईआर दर्ज होगी और उनको जेल हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। उसको चैलेंज करेंगी, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं। और क्या जो आदर्श अय्यर ने जो बात कही है, मैं आपको उसको कोट करके बताती हूं कि उन्होंने CNN न्यूज 18 से बात की थी और उसमें उन्होंने कहा, Our allegation is that Nirmala Sitharaman is misusing her position as finance minister to benefit her party, which is ruling at the center, and that is why extortion comes into the picture. तो उनका ये कहना है कि निर्मला सीतारमण अपनी पोजीशन का, अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल करके और अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जो पार्टी सेंटर में रूल कर रही है, और इसलिए ये एक एक्सटॉर्शन का मामला बनता है। आदर्श अय्यर ने यह भी कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो एक बड़ा स्कैम था, जो कि पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ। और उन्होंने ये कहा है कि हमारी कंप्लेंट साफ साफ इसको एक एक्सटॉर्शन रैकेट कहती है, और उसमें जो कर्नाटक के जो लीडर्स हैं और वित्त मंत्री, वो उसमें पूरी तरीके से सम्मिलित हैं। और साथ में अय्यर ने यह भी दावा किया है कि जो डेटा एसबीआई ने अपलोड किया था वो क्लियरली दिखाता है कि एक्सटॉर्शन हुआ है। और साथ में जो मिस्टर अय्यर हैं जन अधिकार संघर्ष कमेटी के, उन्होंने कहा कि हमने 15 से 16 कंप्लेंट्स अलग अलग पुलिस स्टेशन में फाइल की थी, लेकिन अब हमारा फोकस केवल और केवल तिलक नगर पुलिस स्टेशन की एफआईआर पर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे चुनावी बॉन्ड को गैर संवैधानिक फरवरी 2024 में बता दिया था, और उसमें यह कहा था कि यह गैर संवैधानिक ढंग से हुआ है। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग सारे लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे, एसबीआई उनका सारा डेटा दे, वो सब भी हुआ। लेकिन कोर्ट ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंक्वायरी थी वो करने से मना कर दिया, यानी कि ये गैर संवैधानिक उसको घोषित तो किया, लेकिन उसमें कोई इंक्वायरी नहीं की। इसलिए अब जन आंदोलन की एक तरीके से ये शुरुआत हो रही है। ये जो आदर्श अय्यर नाम के व्यक्ति हैं जन अधिकार संघर्ष कमेटी के, और वो भी एक नॉन बीजेपी रूल स्टेट में अगर इसकी इंक्वायरी शुरू हुई है, तो ये एक शुरुआत है चुनावी बॉन्ड पर इंक्वायरी की, जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि भाई अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, इसको अलग अलग प्रावधान है, इसमें क्रिमिनल लॉज अलग अलग अवेलेबल है, आप उसके तहत करिए। तो उसी को लेकर अब ये एक जो कंप्लेंट आदर्श अय्यर ने फाइल की है, वो भी कर्नाटका में। तो ये एक बड़ा चैप्टर की आज एक तरीके से ओपनिंग है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड जिसको लेकर सरकार ने सोचा कि अब इसमें कोई इंक्वायरी तो होगी नहीं और इसको ढक मूंद कर अब हम बैठ जाते हैं, तो आज वो चीज एक तरीके से खुल गई है दोबारा। और ये कर्नाटक में हुआ है, हो सकता है कि इसको अभी और नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहां पर भी इस तरीके की इंक्वायरी शुरू हो। तो अगर ये इंक्वायरी शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। जो शेल कंपनीज हैं उनके नाम आएंगे कि किन्होंने कितना पैसा दिया, क्या उनके साथ क्विड प्रो को हुई। और केवल वो कंपनीज नहीं, ईडी के अधिकारी भी इसमें फंसेंगे, इसमें जो वित्त मंत्री हैं वो फंसेंगी, जेपी नड्डा फंसेंगे क्योंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट है, और प्रधानमंत्री तक तो ये बात आनी ही आनी है। हालांकि इस कंप्लेंट में प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, लेकिन ये वाकई में एक बड़ी मुसीबत मोदी सरकार के लिए शुरू करेगा। अब आप ये सोचिए कि जब चुनावी बॉन्ड का फैसला आया था तो फरवरी 2024 में ये फैसला सुनाया गया था, और अप्रैल में लोकसभा के चुनाव शुरू होने थे।
तो वहां पर पूरा बीजेपी का नैरेटिव धराशायी हो चुका था। और अब जब ये कंप्लेंट फाइल की गई है एक नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में, ये कहते हुए कि एक एफआईआर दर्ज होनी है देश के वित्त मंत्री के खिलाफ, तो अब आप सोच सकते हैं कि जो भी आने वाले जो राज्यों में जो चुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी की कितनी किरकिरी होगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े होंगे और बहुत सारे सवालों का जवाब निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, नलिन कतील, ईडी के अधिकारी और आईटी के लोग, सबको ये जवाब देना पड़ेगा। और खुदा न खास्ता अगर ये इंक्वायरी बाकी स्टेट्स में भी अगर शुरू हो गई तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत है, लेकिन बीजेपी के लिए ये मुसीबत है, लेकिन सिद्धरमैया के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। सिद्धरमैया जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस समय जो मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो लैंड अलॉटमेंट केस है उसमें फंसे हुए हैं और उनके ऊपर चार्जेस हैं कि उनकी वाइफ और उनके बेटे ने गलत तरीके से लैंड अलॉटमेंट हुआ और उसमें उनका नाम है, जिसमें कि कुछ 4,000 से 5,000 करोड़ का मामला ये बताया जा रहा है। तो सिद्धरमैया का ये कहना है और सिद्धरमैया ने ये कहा भी है कि अगर हमारे ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं और हमसे ये कहा जा रहा है कि रिजाइन करें, तो फिर आज निर्मला सीतारमण और बाकी लोगों को भी रिजाइन करना चाहिए। तो ये एक संजीवनी बूटी के रूप में सिद्धरमैया के लिए ये कंप्लेंट और जो एफआईआर दर्ज होगी जो कि तिलक नगर पुलिस स्टेशन को करनी है, तो ये सिद्धरमैया के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, एक आशीर्वाद के रूप में हो सकता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार के रूप में कि क्या इसमें एक ईमानदार इंक्वायरी होगी, क्योंकि अगर ये नॉन बीजेपी रूल स्टेट का मामला है जहां पर सिद्धरमैया ऑलरेडी एक करप्शन केस में फंसे हुए हैं, तो क्या सिद्धरमैया अपने आप को बचाने के लिए इस पर्टिकुलर केस को एक ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंक्वायरी की झड़ी तो लगेगी, इंक्वायरी भी होगी, क्योंकि सिद्धरमैया के ऊपर लोकायुक्ता पुलिस ने भी एफआईआर कल दर्ज की है और उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे एलिगेशंस हैं और उनके लिए यही कहा जा रहा है कि उनके लिए बीजेपी उनसे ऑलरेडी उनका रेजिग्नेशन मांग रही है, कह रही कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब जो ये नई एफआईआर जो निर्मला सीतारमण की खड़ी हुई है और वो भी बैंगलोर के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में, ये पूरे खेल को हो सकता है कि इवन आउट कर दे, क्योंकि इसको हो सकता है कि एक ऐसे केस के रूप में इसको पेश किया जाए कि आप हमारा नुकसान नहीं करेंगे, हम आपका नुकसान नहीं करेंगे। इंक्वायरी की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो पटकथा है वो बीजेपी की स्क्रिप्ट के हिसाब से लिखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के लोग, बीजेपी के जितने फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग जगह पर, कहीं कोई एफआईआर दर्ज कराता है, कोई कहीं पर केस कराता है, तो कुछ उसी तरीके की चीजें अब नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में भी शुरू हो गई हैं और अब बीजेपी इससे नहीं बच सकती, क्योंकि ये एक घिनौनी शुरुआत बीजेपी ने की थी कि आपका मामला कहीं और का है, केस आप कहीं और करवा दो। राहुल गांधी की सांसदी का ही केस था, उन्होंने बोला कर्नाटका में था, कंप्लेंट फाइल हुई उनकी गुजरात में जाकर। तो इस तरीके का अब मामला, अब ये जो शुरुआत एक बीजेपी ने की थी, उसी दवा का स्वाद अब बीजेपी को चखना पड़ेगा और अब बीजेपी को कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये इंक्वायरी कर्नाटका में खुलेगी, अब इसको लेकर लीगल प्रोसीडिंग शुरू होंगी। बीजेपी के पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत लीगल हेफ्ट है कि वो अपने मंत्रियों को बचा ले, जो कि कोर्ट में जाकर लड़ेंगे भी। लेकिन मुसीबत कितनी होगी, उनकी किरकिरी कितनी होगी एक ऐसे समय में जब देश में विधानसभा चुनाव के बीच में ये पूरा मामला सब सामने आया है। तो निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा के साथ साथ मोदी जी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? तो ये एक गलत समय पर ये एफआईआर दर्ज होगी, और लेकिन अब तो ये होगी क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है, एसीएमएम की कोर्ट है जिसने तिलक नगर पुलिस स्टेशन को ये कहा है कि अब आप एफआईआर दर्ज करिए निर्मला सीतारमण के खिलाफ। तो ये पूरा जो मामला है, अब आप ये देख लीजिए कि जन अधिकार संघर्ष समिति ने के जो आदर्श अय्यर हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट लिखवाई थी, एक निजी कंप्लेंट, और उस निजी कंप्लेंट पर एसीएमएम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और अगर एफआईआर दर्ज करने के लिए कह दिया गया है तो वाकई में इसमें नहीं कोई उन्हें बचा सकता। और निर्मला सीतारमण के बचाव में एचडी कुमारस्वामी आए हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि निर्मला सीतारमण के पर्सनल अकाउंट में पैसे गए हैं, तो वो उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब वो कर्नाटक के लीडर है, केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी के अलाई हैं, तो वो साथ तो निर्मला सीतारमण का दे रहे हैं, लेकिन वो भी ये समझ रहे हैं कि ये क्या राजनीतिक खेल चल रहा है।
तो ये वही राजनीतिक खेल है जो बीजेपी ने शुरू किया था और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, वो भी एक ऐसी एंडिंग से, जैसे कि पिक्चर की एक शुरुआत होती है, बीच में इंटरवल होता है और बाद में एंडिंग हो जाती है। तो अब इस पूरी पिक्चर की एंडिंग ऐसी होगी कि बीजेपी अपना मुंह भी कहीं नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि जो चुनावी बॉन्ड का मसला था उसको ये लग गया कि कोर्ट ने डिसमिस कर दी है इंक्वायरी और अब ये मामला नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब ने और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के ऊपर डाल दिया था कि भाई ये क्रिमिनल लॉज के केसेस हैं, उसमें सारे लॉज अवेलेबल है और आप इसके तहत जो भी हो आप इस पे इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट इसमें एक रोविंग इंक्वायरी नहीं करेगा। तो आज उसी को लेकर ये पूरा एक नया चैप्टर की शुरुआत हो गई है कि चुनावी बॉन्ड्स पर इंक्वायरी शुरू होगी, इंक्वायरी शुरू होगी तो लीगल प्रोसीडिंग शुरू होंगी, लीगल प्रोसीडिंग शुरू होंगी तो सवाल जवाब होंगे, चाहे वो शेल कंपनीज हो, चाहे लॉस मेकिंग कंपनीज हो, चुनावी जो चंदा जिन्होंने दिया था उन कंपनीज की बात हो और फिर पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात हो, ये सब अब एक्सपोज होंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर कब ईडी ने रेड मारी, क्या रेड के प्रेशर की वजह से लोग पार्टीज को डोनेशन मिला, ये सारी चीजें अब सामने आएंगी और ये एक पहली शुरुआत है जो कि कर्नाटक में शुरू हुई है। और अगर ये शुरुआत बाकी राज्यों में जो कि नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, अगर वहां पे इस तरीके की शुरुआत अगर कर दी जाती है तो वाकई में बीजेपी कहीं किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और ये चुनावी बॉन्ड का जो स्कैम है, जैसा कि आपको जब चुनावी बॉन्ड की जब हियरिंग्स चल रही थी तो बार बार प्रशांत भूषण ने कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। निर्मला सीतारमण के पतिदेव जो परकला प्रभाकर है, उन्होंने ये कहा था कि ये विश्व का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम है। और तो ये सब सारी चीजें सामने आएंगी तो बीजेपी के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होगी। लेकिन बीजेपी के साथ साथ जो जांच एजेंसीज हैं, अब ये इंक्वायरी जब शुरू होगी तो जांच एजेंसीज, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, चाहे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट हो, ये सारे लोग जिनको कि ये इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि चुनावी बॉन्ड का जो मसला था वो पूरा गैर संवैधानिक था, गलत तरीके से पैसे दिए गए और इसको हम खारिज करते हैं, तो उसी समय सीबीआई, ईडी, आईटी सबको एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए था। लेकिन फरवरी में आया हुआ फैसला, अभी तक किसी एक भी जांच एजेंसी ने कोई जांच शुरू नहीं की। तो क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि जन अधिकार संघर्ष समिति ने सोचा भी नहीं होगा कि हम कंप्लेंट, बहुत सारे जगह उन्होंने कहा भी खुद कि आदर्श अय्यर ने कि हमने तो 14-15 जगह कंप्लेंट डाली थी और एक जगह जाकर उनकी सुनवाई हुई। और अब एसीएमएम कोर्ट ने ये कहा है कि तिलक नगर पुलिस स्टेशन को कि आप जाइए और एफआईआर दर्ज करिए। तो ये जो शुरुआत है ये अपने आप में एक कमेंट्री है कि हमारे देश की जो एजेंसी सो रही थी, सीबीआई, ईडी, आईटी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, आखिर ये लोग क्या कर रहे थे? ये सो रहे थे। तो अब ये क्या जवाब देंगे जब इस तरीके की लीगल प्रोसीडिंग्स अब शुरू होंगी एफआईआर दर्ज होने के बाद? तो बीजेपी वाकई में एक बड़ी मुसीबत में पड़ गई है। और जैसा मैंने आपको कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट पर भी लोग सवाल खड़े करेंगे। हालांकि मैं निजी तौर पर एक पत्रकार होने के नाते मैं ये नहीं कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो गलत था, लेकिन आज लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि जिस इंक्वायरी को लेकर कॉमन कॉज और जो सीपीआईएल थे वो गए थे कोर्ट में कि आप इसको लेकर इंक्वायरी रीओपन करिए, और कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, हम इसमें रोविंग इंक्वायरी नहीं करेंगे, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है वो करेंगी। तो ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे और लोग बात यही करेंगे कि भाई आपने फैसला सुनाया, आधा कच्चा इसको कहते हैं कि उसको आपने गैर संवैधानिक करार दिया, लेकिन आपने उसमें इंक्वायरी नहीं शुरू की। तो अब वो इंक्वायरी शुरू करने का काम नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में शुरू हुआ है। उसमें पहला है कर्नाटक। तो कर्नाटक का ये मामला नजीर बन सकता है, हो सकता है कि बाकी राज्य इसको शुरू करे, लेकिन अब बीजेपी क्या करेगी ये देखना होगा। लेकिन चुनाव के बीच में एक ऐसी एफआईआर बीजेपी को, वैसे बीजेपी की हालत खराब है हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में, और अब जो बचा खुचा चुनाव है वो भी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस और बाकी जो विपक्ष के लोग हैं वो जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो वो क्या बख्श देंगे? वो चुनावी चंदे की बात नहीं करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि जबरन उगाही हुई थी और पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रेजरीज को भरने के लिए। तो ये बातें जब सामने आएंगी तो बहुत सीरियस सवाल बीजेपी के सामने खड़े होंगे और बीजेपी अपने आप को कैसे बचाएगी ये मुझे पता नहीं है। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म। थैंक यू।